तो यार क्लास 10th आईसीएसई की जनता इस बार पहली बार बोर्ड एग्जाम देने वाली है और बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा नर्वसनेस रहती है। खास तौर पे नर्वस इस बात को लेकर रहती है कि हमने बोर्ड एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो टॉप नॉच लेवल पर चल भी रही है या फिर नहीं चल रही है। और साथ ही साथ स्कूल एग्जाम्स में भी जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो कई बार हमारा कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है। तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वेदांत मेंटर्स की टीम ने तुम्हारे लिए स्टार्ट करी है बैक बेंचर सीरीज 2.0। लास्ट ईयर जब तुम्हारे सीनियर्स के साथ हम लोगों ने सीरीज लॉन्च करी थी तो एग्जाम से जस्ट 1 मंथ पहले, मतलब बोर्ड एग्जाम से जस्ट 1 मंथ पहले हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट करी थी और बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स देखने को मिला था। बहुत सारे बच्चों के मार्क्स में बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट हम लोगों को देखने को मिला था। बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेज आए थे बच्चों के, हमें पर्सनली डीएम पे भी और कमेंट्स में भी। तो हमें लगा कि इस बार क्यों ना तुम्हारे लिए सीरीज और पहले लॉन्च कर दी जाए ताकि तुम इस सीरीज का और ज्यादा बेनिफिट उठा पाओ। इस सीरीज में वेदांत मेंटर्स की टीम इंक्लूडिंग मी तुम्हें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सारे चैप्टर्स को वन शॉट में डिटेल में कवर करेंगे फ्रॉम जीरो टू हीरो। अगर चैप्टर बिल्कुल नहीं भी आता है तो हमारी गारंटी है हम तुम्हें पूरा सिखा देंगे। साथ ही साथ इसके अलावा स्कूल एग्जाम जैसे अभी तुम्हारे आने वाले हैं तो उसके लिए तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन डिजाइन मिलेंगे जिनके स्कूल एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगी पीवाईक्यू सीरीज। तो बिना और कोई टाइम वेस्ट करे सीधे हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है प्रभात और मैं हूं तुम्हारा केमिस्ट्री का मेंटर और आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट का टॉपिक। अब अगर मोल कॉन्सेप्ट के टॉपिक के बारे में बात करी जाए तो बहुत सारे बच्चे नर्वस रहते हैं इस बारे में कि यार ये टॉपिक ना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि थोड़ा सा न्यूमेरिकल हैवी होता है। बट लेट मी अश्योर यू, अगर तुम्हें मैथ में यूनिटरी मेथड, रेशियो, प्रपोर्शन और परसेंटेज ये तीनों चीजें आती हैं जो तुम शायद 6th 7th 8th क्लास से सीखना स्टार्ट कर देते हो आईसीएसई के अंदर, तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत इजी है। बस उसके अलावा तुम्हें केमिस्ट्री के थोड़े से बेसिक फंडामेंटल पता होने चाहिए और बड़े आराम से तुम कोई भी न्यूमेरिकल इस चैप्टर का बना लोगे। और आज के वीडियो में मैं तुम्हें यही चीज सिखाने वाला हूं कि कैसे सिर्फ यूनिटरी मेथड, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज की हेल्प से और केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से हम इस चैप्टर के किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो फटाफट अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोल कॉन्सेप्ट के ही बारे में कि मोल एक्चुअल में होता क्या है। तो केमिस्ट्री में अगर मोल के बारे में बात करी जाए तो आप मोल को एक ऐसा यूनिट मानो, बिल्कुल वैसे ही जैसे केजी एक ऐसा यूनिट है, मीटर एक ऐसा यूनिट है जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के काम आती है। ऐसे ही मोल भी केमिस्ट्री में या साइंस में एक ऐसा यूनिट है जो दरअसल में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने में हमारी हेल्प करता है नंबर्स के साथ। तो अगर हमारे पास किसी भी चीज के 1 मोल होते हैं तो हमारे पास उस चीज के 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। ये कहने का मतलब क्या है, देखो आप लोग अगर कभी भी सब्जी मंडी वगैरह गए हो और वहां से कभी भी अगर आपने सब्जियां परचेस करी हो तो आपको पता चला होगा कि हम लोग सब्जी मंडी में सब्जी या फल जो लेने जाते हैं वो 2 अलग अलग तरह के अमाउंट्स में हमें सेलर्स बेचते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे अगर आप आलू खरीद रहे हो किसी सेलर से तो वो आपको आलू केजी में, ग्राम्स में मेजर करके देगा, यानी उसका अमाउंट वो उसके मास की हेल्प से बताएगा कि भैया हमें 1 केजी आलू लेना है, 10 केजी आलू लेना है, 100 केजी आलू लेना है। ठीक है, बहुत बड़ी पार्टी हो रही है तो 100 केजी आलू भी तुमने ले ली और ये बड़ी पार्टी तुम रिजल्ट के बाद करोगे तो मेरे को भी इन्वाइट करना। अब नोटिस करना, यहां पर हम जब आलू परचेस कर रहे हैं तो उसको, उसके अमाउंट को हम मास में मेजर कर रहे हैं। बट उसी की बजाय कई सारी जगहों पर जब हम केले परचेस करने जाते हैं, क्या नाम है, एप्पल परचेस करने जाते हैं या कई जगहों पे मैंगो परचेस करने जाते हैं तो वो कई जगह केजी में नहीं मिलते, कुछ जगह पे मिलते हैं बट कई जगह केजी में मिलने की बजाय वो डजन में मिलते हैं। मतलब उनकी क्वांटिटी को हम नंबर से एसोसिएट कर देते हैं क्योंकि वहां पर नंबर से एसोसिएट करना ज्यादा सुटेबल होता है। खास तौर पे बनाना जैसे एग्जांपल में, क्योंकि अगर मान लो आप किसी को 1 केजी बनाना मांग लिया उसने और पता लगे 1 केजी बनाने के लिए आपको आधा बनाना काटना पड़ रहा है तो बनाना खराब हो जाएगा, जो वो लेके जा रहा है वो भी खराब हो जाएगा, जो आपके पास बचेगा वो भी खराब हो जाएगा। इसलिए कई सारे फ्रूट सेलर दरअसल में बनाना जैसी चीजों को अमाउंट में नंबर वाइज देते हैं कि 1 डजन में कोई भी चीज 12 क्वांटिटी आ जाएगी। ऐसे ही केमिस्ट्री में तुम कोई भी मटेरियल अगर मेजर करते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर तुम ये पानी मेजर करते हो इस वाटर बॉटल के अंदर तो तुम इसे मास में मेजर कर सकते हो। केमिस्ट्री में तुम बता सकते हो ये 360 ग्राम वाटर है, 500 ग्राम वाटर है। लेकिन क्योंकि अब आपको ये बात पता है कि ये वाटर जो है बहुत छोटे छोटे वाटर के पार्टिकल से मिलकर बना है तो इसके अंदर वाटर के बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, हम उनका नंबर भी बता सकते हैं। तो मोल दरअसल में हमें वही नंबर बताने में हेल्प करता है। तो इसीलिए केमिस्ट्री में या साइंस के अंदर हम मोल का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज की क्वांटिटी के अंदर
उसके नंबर्स कितने प्रेजेंट हैं या वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट हैं ये बताने में, और इसीलिए 1 मोल को हमेशा बुलाया जाता है इस नंबर के बराबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और आप चाहो तो सिर्फ डेसिमल की 2 प्लेस तक इसे ले सकते हो, 6.02 भी आप लेकर चल सकते हो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर और मैं मेंशन करना चाहूंगा कि आपको ये बात बहुत इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए, ये जो नंबर है इस नंबर को हम लोग एवोगाड्रोस नंबर बुलाते हैं। एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट थे, एक केमिस्ट थे, जिन्होंने केमिस्ट्री में बहुत सारे रूल्स हमें दिए थे, और उन्हीं के रिस्पेक्ट में इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर बोला जाता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, एवोगाड्रो का इस नंबर को निकालने में कोई रोल नहीं था। ये नंबर बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्टों की टीम ने वर्क करके बाद में निकाला है, लेकिन क्योंकि एवोगाड्रो का इतना इन्फ्लुएंस था केमिस्ट्री के रूल्स को समझाने में, और उनके कई सारे लॉस की हेल्प से हम इस नंबर तक पहुंच पाए हैं, इसीलिए उनके रिस्पेक्ट में इस नंबर का नाम एवोगाड्रो नंबर रख दिया गया है। अच्छा, आगे चलने से पहले मैं और डिटेल में बात करूं, एक दो छोटी मोटी बातें पहले हम लोग और कर लेते हैं कि ये जो एवोगाड्रो नंबर है ना, कई बार इसको, इतना बड़ा नंबर है भाई 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, तो इसको लिखना बार बार कई बार इनकन्वीनियंट होने लगता है। तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को या तो n सबस्क्रिप्ट में कैपिटल A या फिर n सबस्क्रिप्ट में नॉट लगाकर भी डिनोट करते हैं। तो ये जो नंबर है इसे एवोगाड्रो नंबर बुलाया जाता है, और इस एवोगाड्रो नंबर को आप Na या n नॉट बुला सकते हो। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं तुम्हें, यहां पर A कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने स्मॉल a बना दिया तो सोडियम का सिंबल हो जाएगा ना, तो वो लिखना अलाउड नहीं है। कैपिटल A लिखेंगे, वो भी सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे। अब थोड़ा मोल को और डिटेल में समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हम लोग रियल लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में हम लोग डजन के साथ डील करते हैं कि अगर कोई भी चीज आप 1 डजन लेकर आते हो तो उसकी 12 क्वांटिटी आपके पास होती है, कोई भी चीज आप 2 डजन लेकर आते हो तो उसकी 24 क्वांटिटी आपके पास होती है। जैसे अगर मान लो इस तरह के आपके पास 1 डजन पेन हो तो आपके पास ऐसे 12 पेन होंगे, ऐसे 2 डजन पेन हो तो ऐसे 24 पेन होंगे। तो नोटिस करो, आपका दिमाग अपने आप इस नंबर को, 1 डजन को, 2 डजन को उसके इक्विवेलेंट एक्चुअल नंबर में कन्वर्ट कर पा रहा है कि ये चीज अगर हमारे पास 1 डजन है तो ऐसी 12 क्वांटिटी होगी। बिल्कुल ऐसे ही केमिस्ट्री में जब आप बोलते हो हमारे पास कोई चीज 1 मोल है, तो वो उस चीज को उस नंबर से एसोसिएट कर देती है या एवोगाड्रो नंबर से एसोसिएट कर देती है। एग्जांपल के तौर पे अगर आपने बोला आपके पास 1 मोल एटम्स है, किसके एटम्स हो सकते हैं, किसी के भी, आयरन के हो सकते हैं, कॉपर के हो सकते हैं, कार्बन के हो सकते हैं, सोडियम के हो सकते हैं। अगर हमारे पास किसी भी चीज के 1 मोल एटम है किसी सैंपल के अंदर, तो हमारे पास उस चीज के 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं। अच्छा, कोई बच्चा डाउट कह सकता है सर यहां आपने 0.22 लिख रखा है और यहां पर 0.023 लिख रखा है, इनमें से सही कौन सा है? तो एक्चुअल में ना ये इसके आगे बहुत सारी और भी डिजिट्स होती हैं, तो राउंड ऑफ करते 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 कई लोग यहां पे 2 पर राउंड ऑफ करते हैं, कई लोग यहां पे 3 पर राउंड ऑफ करते हैं। इसलिए मैंने दोनों बातें मेंशन कर दी हैं कि आपकी बुक्स में इनमें से कुछ भी दिया हो सकता है, दोनों ही बातें लगभग लगभग सही हैं। और हम तो अपने कैलकुलेशन में सिर्फ डेसिमल की 2 प्लेस यानी 6.02 पर ही रुक जाएंगे, अपनी कहानी को 6.02 पर ही रोक देंगे। ठीक है, बाकी आगे बात करते हैं कि अगर हमारे पास 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी चीज के, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास यहां पर मान लो ये वाटर है, और मान लो ये वाटर 1 मोल वाटर है हमारे पास, तो जब आप बता रहे हो कि हमारे पास ये 1 मोल वाटर है, तो आप दुनिया को ये बता रहे हो कि आपके पास 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं उस सैंपल के अंदर। बिल्कुल वैसे ही जैसे 2 डजन अगर आपके पास ये वाले पेन है तो ऐसे 24 पेन आपके पास है, ऐसे ही 1 मोल अगर तुम्हारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो तुम्हारे पास एवोगाड्रो नंबर के बराबर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं तो तुम्हारे पास 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यानी मोल दरअसल में एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है नंबर्स को बताने की, बिल्कुल वैसे ही जैसे डजन होती है नंबर्स को बताने की एक क्वांटिटी। अच्छा, अब केमिस्ट्री में हम डजन से काम नहीं कर लेते भाई, जब हमारे पास डजन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो एक्चुअल में ना डजन रियल लाइफ में, डेली लाइफ में तो काम कर जाता है, बट केमिस्ट्री में डजन जैसी चीजें काम नहीं कर पाएंगी नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बताने में। क्योंकि एक बात बताता हूं, 1 डजन में ना हमारे पास सिर्फ कोई भी चीज 12 यूनिट में अवेलेबल होती है। और लेट मी टेल यू, ये जितना आप पानी देख रहे हो ना, ये इतना सा, ये पूरी बोतल भी नहीं भरी हुई, इतनी बोतल मतलब ऑलमोस्ट 1/3 है बोतल बस। तो इस बोतल में जितना पानी है ये बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल से बनकर मिलकर बना होगा, और इसमें इतने से पानी में वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर बिलियंस ट्रिलियंस में होगा। और बिलियंस ट्रिलियंस में होगा तो अगर हम उन्हें डजन में बताने बैठ गए तो डजन में बिलियन ट्रिलियंस बताने बैठेंगे तो डजन का नंबर भी बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और डजन का नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा तो लिखना हमारे लिए फिर वही वाली बात है, नंबर इनकन्वीनियंट हो जाएगा। तो हमने कन्वीनियंट बनाने के लिए बहुत बड़े नंबर को 1 मोल बोला है, और वो नंबर है एवोगाड्रो नंबर। मतलब जरा सोचो, यहाँ पर 10 के ऊपर पावर कितनी है, 23। तो अगर आप ये नंबर एग्जैक्टली लिखने जाओगे तो 6.022 के बाद
अब आपके पास पावर 23 है और डेसिमल के बाद यहां पर 3 डिजिट आपने लिखी हुई है, तो आपको इसके बाद 20 और जीरो लिखने पड़ेंगे, तब जाकर ऐसा नंबर बनेगा, इतनी क्वांटिटी बनेगी जिसे हम 1 मोल बुलाएंगे। और केमिस्ट्री में क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे एटम मॉलिक्यूल के साथ हम डील करते हैं, तो बहुत कम सैंपल में भी ना बहुत सारे एटम्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से आपको इस बहुत बड़े नंबर को एक छोटा नंबर बनाना होता है, जिसे हम मोल से बता देते हैं। तो इसलिए केमिस्ट्री में हम डजन का इस्तेमाल नहीं करते, हम मोल का इस्तेमाल करते हैं। और अगर तुम डेली लाइफ में मोल का इस्तेमाल करने रहो तो तुम्हें बड़ी परेशानी हो जाएगी भाई। मान लो कि तुम अगर अपने फ्रूट सेलर वाले भैया के पास गए और लेट से उन्हें केमिस्ट्री आती है, उन्हें मोल पता है, तो अगर तुमने ऐसा बोल दिया कि भैया मेरे को ना 1 मोल एप्पल दे दो या 1 मोल बनाना दे दो, और उनको केमिस्ट्री आती होगी, तो कहेंगे पागल है क्या भाई, क्या मांग रहा है। 1 मोल एप्पल या 1 मोल बनाना तो पूरी अर्थ पर नहीं है। अरे बल्कि मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, शायद अभी मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करा, बट अगर आप करो तो शायद आपको मिल जाए कि जितने सालों से अर्थ पर एप्पल्स या बनाना उग रहे हैं, वहां से लेकर अब तक भी अर्थ पर टोटल क्या नाम है, जो एप्पल्स की क्वांटिटी रही होगी या फिर बनाना की क्वांटिटी रही होगी, वो इस नंबर के बराबर नहीं होगी। ये नंबर बहुत बड़ा है। तो डेली लाइफ की जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, वो दरअसल में मोल्स में काउंट करना हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं होता है, वहां पर डजन से काम चला लेते हैं। बट केमिस्ट्री में बहुत छोटे नंबर्स के साथ डील करने की वजह से हम मोल के साथ वहां पर काम चलाते हैं। तो अगर मेरी बात समझ में आई तो फटाफट जल्दी जल्दी एक दो चीजों को हम लोग समझेंगे कि अगर मान लो मैंने तुमसे कहा कि हमारे पास 1 मोल पेंसिल है, तो इसका मतलब हमारे पास कितनी पेंसिल है। अब ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल चीज है, क्योंकि 1 मोल पेंसिल जैसी कोई चीज प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो थ्योरेटिकली हमारे पास कितनी पेंसिल होंगी, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 पेंसिल्स होंगी। यानी एक बात समझना, कई बार बच्चों को लगता है 1 यहां पे लिखा है तो वो चीज एक ही हमारे पास है। नहीं भाई, ये यूनिट बड़ा मैटर करती है। 1 मोल का मतलब इतनी क्वांटिटी में वो चीज होगी। सिमिलरली अगर मेरे पास मान लो 1 मोल आयरन एटम्स है, तो मेरे पास आयरन एटम्स कितने होंगे, मेरे पास 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 आयरन एटम्स होंगे। अगर मान लो मेरे पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं, तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होंगे मेरे पास। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी चीज 1 मोल दे रखी है, तो आप उसकी एक्चुअल नंबर को एवोगाड्रो नंबर की हेल्प से निकाल सकते हो कि इसकी एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास कितनी अवेलेबल है। सिमिलरली अगर हमारे पास मान लो कोई चीज 1.5 मोल है, लेट्स से 1.5 मोल हमारे पास मीथेन मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1.5 मोल मीथेन मॉलिक्यूल्स का मतलब है हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हो गए। तो अगर 1 मोल होता तो हमारे पास एवोगाड्रो नंबर के बराबर मीथेन मॉलिक्यूल्स होते। तो 1.5 है तो यूनिट मेथड लगा दो यार। 1 मोल में अगर इतने नंबर मॉलिक्यूल होते तो 1.5 निकालने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1.5 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मीथेन मॉलिक्यूल्स हमारे पास हो जाएंगे। तो जैसे मैंने कहा था, अगर आपको यूनिटरी मेथड आता है और केमिस्ट्री का बस बेसिक फंडामेंटल आता है, तो ये चैप्टर के न्यूमेरिकल मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। बस तुम्हें यूनिटरी मेथड लगाना आना चाहिए। और देखो, यूनिटरी मेथड के लिए हमने 1 मोल की इंफॉर्मेशन तुम्हें दे रखी है कि भैया किसी भी चीज की 1 मोल क्वांटिटी अगर तुम्हारे पास है, तो वो चीज एग्जैक्टली तुम्हारे पास क्या नाम है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगी। और याद रखना, इस एवोगाड्रो नंबर को हम चाहें तो n सबस्क्रिप्ट में कैपिटल A या फिर n नॉट से भी डिनोट कर सकते हैं। ये दोनों नोटेशन भी अलाउ है एवोगाड्रो नंबर के लिए। तो अगर 1 मोल का थोड़ा सा आइडिया समझ में आया है, तो हम लोग अपने टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, मोलर मास, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें मोल्स के लिए फॉर्मूला बनाने में हेल्प करेगा, ताकि कई जगह पर यूनिटरी मेथड जहां पर ना भी समझ में आ रहा हो या टाइम ले रहा हो, वहां पर न्यूमेरिकल जल्दी जल्दी बन जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोलर मास के बारे में। एंड लेट मी टेल यू, कई बार बहुत सारी चीजें ना जो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, उसके नाम से ही कई बार उसका मतलब भी निकल जाता है। जैसे यहां पर जो मोलर मास लिखा है ना, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो मोलर मास शायद ब्रेकडाउन होकर ऐसा बन रहा है कि मोल का मास, यानी किसी भी चीज के 1 मोल में कितना मास होगा उसे उस सब्सटेंस का मोलर मास बोल देंगे। और यही बात इसकी डेफिनेशन भी बन जाती है कि अगर आपके पास किसी भी चीज के 1 मोल का मास अवेलेबल है, 1 मोल का मास मतलब अगर वो चीज आपके पास एवोगाड्रो नंबर क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो उस चीज का जो भी टोटल मास आएगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, उस सब्सटेंस का मोलर मास बोलेंगे। अब ये क्या चीज होती है सर, बताओ तो जरा ढंग से तो बताओ। आपने डेफिनेशन तो बता दी, और डेफिनेशन से अगर समझ में आना होता तो हम सारी डेफिनेशन बुक से ना पढ़ लेते, तो हमें सब समझ में आ जाता। कुछ बताओ तो और समझाओ तो, आओ समझते हैं फिर फटाफट कि यार दरअसल में यहां पर हम करना क्या चाह रहे। देखो फटाफट एक जल्दी से बात बताता हूं। अगर मान लो मैंने तुमसे कह दिया हमें निकालना है मोलर मास ऑफ
आयरन। तो मोलर मास ऑफ आयरन का मतलब होगा कि आयरन के अगर हमारे पास 1 मोल एटम है तो उनका टोटल मास कितना है। तो ये चीज आएगी टोटल मास ऑफ 1 मोल आयरन एटम्स। अब इसी चीज को अगर तुम नंबर वाइज समझो तो हमें दरअसल में टोटल मास निकालना है 1 मोल में कितने आयरन एटम होंगे। अभी अभी हमने डिस्कस करा कि यार 1 मोल में हमारे पास कितने आयरन एटम होंगे। तो 1 मोल में हमारे पास 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 आयरन एटम्स होंगे। तो टोटल मास ऑफ 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 आयरन एटम्स होंगे अपने पास। तो हमारे पास इतने आयरन एटम्स का हमें मास निकालना है। तो यार इतने आयरन एटम्स का मास कैसे निकालें। तो एक आयरन एटम का मास जो होता है ना, 1 आयरन एटम मास अगर मैं बताऊं तुम्हें, वो आता है 56 इंटू 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम। ये अभी के लिए याद रख लो, इतना आता है। अभी कैसे आता है ये भी डिस्कस करेंगे। तो एक आयरन एटम का मास इतना आता है। तो अगर हमें 1 मोल आयरन एटम का मास निकालना है, यानी मोलर मास निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो 1 मोल में इतने आयरन एटम होते हैं। तो इतने आयरन एटम का मास अगर निकालना है तो इतने टोटल एटम्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ 1 आयरन एटम से। ये बात अपने दिमाग में अपने आप बड़े आराम से बैठा सकते हो। तो हमारा ग्राम में आंसर आ जाएगा। पर यहां पे ना मैं तुम्हें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। ये जो नंबर आप देख रहे हो एवोगाड्रो नंबर, और ये जो नंबर आप देख रहे हो 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जैसे 5 का रेसिप्रोकल 1/5 होता है, जिसको आप 0.2 भी लिख सकते हो। यानी मैं बोल सकता हूं 5 और 0.2 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। बिल्कुल ऐसे ही 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 और ये नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। पर जब दो रेसिप्रोकल नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनको काट के आंसर बनाता है। तो अब कई बार बच्चों को लग रहा होगा अरे भैया इतनी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अरे यहीं पे तो केमिस्ट्री का जादू आता है भाई, कि आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये नंबर और ये नंबर अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो और मल्टीप्लाई में, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा, 56 ग्राम आ जाएगा। तो एक जादू बताता हूं आपको। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी आयरन का एटॉमिक मास याद है तो एटॉमिक मास ऑफ आयरन ना आप लिखते थे 56, और यहां पर मोलर मास ऑफ आयरन कितना आ गया है, कट पिट के 56 ही आ गया है। तो क्या ये दोनों चीजें सेम है? नहीं भाई, बिल्कुल सेम नहीं है। ये एक आयरन एटम का मास है और ये 1 मोल आयरन एटम का मास है। इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है, और इंपॉर्टेंट बात, दोनों की यूनिट भी अलग अलग है। यहां पर यूनिट जो आती है एएमयू में आती है, और यहां पर जो यूनिट आती है ये ग्राम में आ रही है। तो आप इस तरह से किसी भी सब्सटेंस का क्या निकाल सकते हो, मोलर मास निकाल सकते हो। और मोलर मास कैसे निकालोगे? मोलर मास निकालने के लिए आप क्या करोगे, उस सब्सटेंस के 1 मोल पार्टिकल्स का टोटल मास निकालोगे, और 1 मोल टोटल पार्टिकल्स का जब आप मास निकालोगे तो ये पूरी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है। तो क्या हमें बार बार ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? इतनी लंबी सर, थक जाएंगे यार। तो हमारे पास क्या कोई निंजा टेक्निक है? अरे भाई आओ तुम्हें निंजा टेक्निक बताता हूं। कई लोग मोलर मास निकालने के लिए पूरा काम करते हैं, निंजा टेक्निक बताता हूं, बहुत सिंपल है। किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास अगर वो एलिमेंट है तो उसके एटॉमिक मास के ही बराबर होगा, और अगर वो कंपाउंड है तो उसके मॉलिक्यूलर मास के ही बराबर होगा। ये तुम्हारा 2000 रुपए का नोट हो जाएगा। तो तुम्हारा 2000 रुपए का नोट क्या हो गया कि किसी भी सब्सटेंस का जो मोलर मास है उसके एटॉमिक मास अगर वो एलिमेंट है, या उसके मॉलिक्यूलर मास अगर वो कंपाउंड है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है। अब ये लिंगो लैंग्वेज में मैं ऐसे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है जो तुम्हें नोट्स में लिखनी चाहिए, ठीक है, जिसके प्रॉपर तुम्हें नोट्स बताने, जिसको तुम्हें पूरा रटना है। इसे बस समझना है, और समझने वाली चीजों को लिंगो लैंग्वेज में लिखो तो जल्दी समझ में आता है कि किसी भी सब्सटेंस का जो मोलर मास होता है वो उसके एटॉमिक मास अगर वो एलिमेंट है, और अगर कंपाउंड है तो मोलर मास की न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है? तो देखो कितनी जल्दी जल्दी आप मोलर मास निकाल लोगे। लेट मी टेल यू। यहां पर जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि हमारे पास ना एटॉमिक मास ऑफ सोडियम है 23, तो बताओ मोलर मास ऑफ सोडियम कितना होगा। तो एक तो तरीका है पिछला वाला पूरा कैलकुलेशन करो, लेकिन जब पिछला वाला पूरा कैलकुलेशन करोगे तो ये जो नंबर आएंगे ना कैंसिल आउट हो जाएंगे, और सिर्फ जो इसका एटॉमिक मास बचा है वही बचेगा ग्राम में। तो आप ना सीधे इसका आंसर 23 ग्राम लिख सकते हो मेरे बच्चे।
ये मैं कहना चाह रहा था कि अगर किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास आप निकाल रहे हो, अगर वो एलिमेंट है तो उसका जो एटॉमिक मास है उसकी ही न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होगा। तो एटॉमिक मास सोडियम का 23 था, तो सोडियम का मोलर मास भी 23 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो हमें बोला गया कि यार एटॉमिक मास ऑफ ना क्या ले लें, सल्फर, ये ना 32 होता है, तो बताओ मोलर मास ऑफ 32, मोलर मास ऑफ सल्फर क्या होगा। यानी अगर मैं सल्फर के 1 मोल एटम्स ले लूं तो मास कितना आएगा, तो 32 ग्राम आएगा। ऐसे मान लो अगर मैं कोई कंपाउंड ले लूं और मैं कह दूं भाई उसका मॉलिक्यूलर मास, एक काम करता हूं पूरी स्पेलिंग लिखता हूं कि वरना कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, तो यार वाटर में 2 हाइड्रोजन है, उनका मास 2 आएगा, एक ऑक्सीजन है उसका मास 16 आएगा, तो टोटल मास आएगा 18। तो अगर कोई कह दे कि मोलर मास ऑफ वाटर कितना है, और एक बात समझना, मॉलिक्यूलर मास अलग चीज होता है, मोलर मास अलग चीज होता है। मॉलिक्यूलर मास का मतलब है वाटर का बस एक मॉलिक्यूल है उसका मास 18 है, पर मोलर मास का मतलब होगा हमारे पास वाटर के 1 मोल पार्टिकल्स हैं, तो वाटर के 1 मोल पार्टिकल्स का मास न्यूमेरिकल वैल्यू 18 ही आएगा, बट यूनिट आएगी ग्राम में। और कई बार बच्चे नंबर से इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है दोनों चीजें सेम है, बट नंबर सेम होने से दोनों चीजें सेम थोड़ी होंगी यार। अगर हमारे पास 1 केजी आयरन है और हमारे पास 1 टन गोबर है, तो क्या ये दोनों चीजें सेम है क्योंकि इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है? नहीं भाई, ये यूनिट मैटर करेगी ना कि क्या चीज क्या है भाई। ऐसे ही यहां पर जब आप मॉलिक्यूलर मास बताते हो, अगर उसकी वैल्यू 18 आ रही है और मोलर मास की भी वैल्यू 18 आ रही है, तो दोनों की वैल्यू सेम होने से वो चीजें सेम नहीं हो जाएंगी। न्यूमेरिकल वैल्यू बस एक मैग्नीट्यूड बताती है, यूनिट का भी उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। ये दरअसल में बस एक मॉलिक्यूल का मास है, और ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर जब वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उनका टोटल मास है, जो कि बहुत सारा आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम मोलर मास डिफाइन कर सकते हैं, और मोलर मास से न्यूमेरिकल सॉल्विंग हमारी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है इस चैप्टर के अंदर। मतलब हर वो जगह पर जहां आप यूनिटरी मेथड लगा के लंबी लंबी कैलकुलेशन करते, वहां पर चटाचट फॉर्मूले लगाकर आप ये न्यूमेरिकल बड़े आराम से बना लोगे। तो फटाफट बात करते हैं कि अगर हमें किसी सब्सटेंस का मास दिया और किसी सब्सटेंस का मोल निकालना है, और मोल दिया है मास निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा कि अगर आपको किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और आपको उसका मास गिवन है, तो आप किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए उसका मास जो कि ग्राम में है उसे उस सब्सटेंस के मोलर मास से डिवाइड कर दो। इससे आपको उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे बहुत इजीली। अब ये चीज क्या है, तो अगर मैं फटाफट आपको छोटी सी बात बताऊं, देखो ये वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर का सैंपल आपके पास है, ठीक है। अब देखो हमें पता है ये वाटर ना बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, पर इस वाटर के अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इसको निकालने की हमारे पास कोई मशीन नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस चीज को किसी मशीन के ऊपर रख दो और वो मशीन बता दे अरे भाई इसके अंदर इतने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, नहीं। पर हमारे पास इसका मास मेजर करने की मशीन है, वेइंग मशीन। अगर मैं इस वाटर के सैंपल को वेइंग मशीन के ऊपर रख दूं तो वेइंग मशीन मुझे इस वाटर का मास बता देगी। और कुछ साले ओवर स्मार्ट बच्चे अब कहेंगे अरे सर अगर बोतल के साथ रखोगे तो बोतल का मास भी पता चल जाएगा। अरे मैं बहुत स्मार्ट हूं यार, पहले खाली बोतल का मास निकालूंगा, फिर इस पानी से भरी बोतल का, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके सिर्फ वाटर का मास निकालूंगा। उतने ही समझदार तुम्हें भी बनना है, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, ऐसी मशीन है हमारे पास जो इस वाटर का मास बता दे, पर हम इंटरेस्टेड हैं इसके मॉलिक्यूल्स निकालने में। अरे क्यों इंटरेस्टेड है सर, काम आगे मेहनत बढ़ा रहे हैं। बट यार ट्रस्ट मी, अगर आप में से कोई आगे केमिकल इंजीनियरिंग करता है या केमिस्ट्री के साथ डील करता है तो उसको समझ में आएगा कि ये मोल कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कैलकुलेशन करने में। तुम्हें दवाई, जैसे अगर तुम बीमार पड़ते हो तो कई बार बुखार होता है तो डॉक्टर पर्टिकुलर मेडिसिन लिखते हैं 500 mg 200 mg, तो वो क्यों ऐसी वैल्यू लिख रहे हैं, इन सब के पीछे मोल कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन का भी बहुत ज्यादा यूज रहता है। तो तुम्हें भले चाहे भी उसकी जरूरत नहीं पड़ रही, लेकिन किसी साइंटिस्ट ने, किसी क्या नाम है डॉक्टर ने ऑलरेडी वो सारे कैलकुलेशन तुम्हारे लिए करके तुम्हारे लिए लाइफ सेविंग ड्रग्स बना रखी हैं, और कल को शायद तुम्हें भी ये काम करना पड़े, इसलिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब हम इंटरेस्टेड हैं इस सैंपल ऑफ वाटर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स निकालने में। तो अब वो वाटर मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मास मेजर करने की तो मशीन अपने पास है, तो ये फॉर्मूला हमें उसके मोल्स निकालने में हेल्प कर देगा। और एक बार मोल पता चल गए तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मिल ही जाएगा। तो इसीलिए ये फॉर्मूला हमें हेल्प करता है किसी भी प्योर सब्सटेंस का मास जो कि स्ट्रिक्टली ग्राम में दिया है, तो उससे मोल्स कैसे निकालेंगे। और यार देखो, तुम यार आईसीएसई की जनता हो, 8th क्लास में तुमने शायद अपनी मैथ में 4th या नहीं शायद 6th या 7th चैप्टर में फॉर्मूले नाम से एक चैप्टर पढ़ा होगा।
और उस चैप्टर में तुमने पढ़ा होगा, जैसे मान लो ये फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले में ऐसा नहीं है कि मोल ही निकाले जा सकते हैं मास और मोलर मास की हेल्प से। इस फॉर्मूले में 3 चीजें एसोसिएटेड हैं, तो कोई भी 2 चीज अगर पता है तो तीसरी निकाल सकते हो। अगर हमें सब्सटेंस का मास और मोलर मास पता है तो मोल्स निकल आएंगे, मोल्स और मोलर मास पता है तो मास निकल आएगा। इस तरह से आप कोई भी 2 चीजें पता है तो तीसरी निकाल सकते हो, पहली बात। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं बताना चाहूंगा, अक्सर न्यूमेरिकल्स में आपको सब्सटेंसेस के मोलर मास नहीं दिए होंगे, क्योंकि आप किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास सिर्फ उसके फॉर्मूले के एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से निकाल सकते हो। तो आपको कंपाउंड का अगर बस केमिकल फॉर्मूला पता हो तो आप उसका मोलर मास निकाल लोगे, ठीक है। तो इसीलिए न्यूमेरिकल्स में आपको मोलर मास दिया नहीं जाएगा अनलेस वो खुद पूछ रहे हैं। आपको ये मोलर मास केमिकल फॉर्मूले से खुद निकालने होंगे और ये प्रैक्टिस करके अभी निकालेंगे। तो फिलहाल याद रखना, किसी भी चीज के नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें निकालने हैं तो उसे मास और उसके मोलर मास से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, ठीक है। फिर से मैं तुम्हारे लिए यही वाटर की बोतल दोबारा ले आया हूं। इस वाटर बोतल में हमारे पास ये जो पानी है ना, रफली मैं बताऊं, ये अपने पास 360 ग्राम पानी होगा लगभग, क्योंकि ये पूरी वाटर बोतल 1 लीटर की होती है, तो यहां तक मान लो आधा लीटर होगा, तो ये आधे लीटर से थोड़ी कम है। तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि 360 ml के आसपास वाटर होगा, और वाटर अगर 360 ml है तो लगभग वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो इसका मास भी 360 ग्राम ही आएगा। तो मैं ऐसा मान ले रहा हूं कि हमारे पास ना इस वाटर सैंपल में 360 ग्राम वाटर है। तो हमें बताना है 360 ग्राम वाटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर होंगे, हम ये जानने में इंटरेस्टेड है। तो देखो 2 मिनट के अंदर इसका आंसर निकलेगा। कैसे निकलेगा? अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने हैं, अच्छा सुनना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर को ना हम शॉर्टकट में या शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं n, और सबस्क्रिप्ट में उसका फॉर्मूला वाटर का। कई बार इतना लंबा टर्म लिखने की बजाय हम ऐसा शॉर्टकट अपना लेते हैं, क्योंकि हम भी आलसी, तुम भी आलसी, दोनों लोग आलसी हैं, तो हम कोई शॉर्ट वे ढूंढते हैं, तो शॉर्ट वे ये मिल जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ वाटर लेंगे स्ट्रिक्टली इन ग्राम, जो कि हमें 360 दे भी रखा है। अच्छा याद रखना, ये फॉर्मूला यूनिट डिपेंडेंट है, मास स्ट्रिक्टली ग्राम में होना चाहिए, और डिवाइड कर देंगे मेरे बच्चे वाटर के मोलर मास से, ठीक है। आ जाओ, तो यार मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है, 360 ग्राम। मोलर मास ऑफ वाटर अपने को निकालना है, तो यार मोलर मास ऑफ वाटर ना सिर्फ वाटर के फॉर्मूले से निकल आएगा। वाटर में 2 हाइड्रोजन है, इसका मास 2 आया हाइड्रोजन की वजह से, 1 ऑक्सीजन है, इसका मास 16 आया, तो दोनों को जोड़ा तो 18 आ गया। तो ये मॉलिक्यूलर मास है वाटर का 18, पर वाटर का मॉलिक्यूलर मास अगर 18 होता है तो इसका मोलर मास भी 18 ही आएगा, बस इसकी यूनिट ग्राम में आएगी। ये यूनिट होती है एएमयू में, ये आएगी ग्राम में, तो हम 18 ग्राम से इसे डिवाइड करेंगे। बाकी यार डिवीजन मुझे उम्मीद है ये करना आपको आता है, मैंने नंबर ऐसे लिया था, बड़े आराम से कैलकुलेट कर लो। 18 2 36 होता है, तो 0 बच जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो हमारे पास 20 आए। तो नंबर ऑफ मोल्स 360 ग्राम वाटर में कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने आए, 20 मोल्स आए। अब जरा सोचना, अगर मुझे पता चल गया मेरे पास 360 ग्राम वाटर में 20 मोल्स हैं, तो अगर मैं वाटर के टोटल पार्टिकल निकालना चाहता हूं, मैं निकालना चाहता हूं फिर से यही बोतल, कि इस बोतल के अंदर कितने वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो मुझे अगर मोल पता चल गए तो वाटर के पार्टिकल्स भी निकल आएंगे। मैं बस इसे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मुझे पता है कि 1 मोल वाटर अगर मेरे पास होता तो मेरे पास एवोगाड्रो नंबर के बराबर वाटर मॉलिक्यूल्स होते। तो अगर मेरे पास 20 मोल वाटर है तो मैं यूनिटरी मेथड लगाकर उसके अंदर वाटर के पार्टिकल्स निकाल सकता हूं, 20 इंटू 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स। आ गया, यूनिटरी मेथड का काम आ गया। तो इस तरह से मैं, जरा समझना, इस वाटर सैंपल में मोल कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस को समझो। इस वाटर सैंपल में ना तो वाटर मॉलिक्यूल्स तुम देख पा रहे हो, ना मैं देख पा रहा हूं, ना साला कोई माइक्रोस्कोप देख पाएगा। सिर्फ केमिस्ट्री और इसके मास को मेजर करके उसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं यहां पर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं, और टेक्निकली, साइंटिफिकली, लॉजिकली ये करेक्ट है, ये एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो इसलिए मोल कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और किस तरह से मास को मोल में कन्वर्ट करते हैं वो हमें समझ में आ गया। तो फटाफट कुछ न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये टॉपिक हमें कितना पकड़ में आया है। तो जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि हाउ मेनी मोल ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 160 ग्राम ऑफ इट, तो मुझे उम्मीद है ये बड़े आराम से अपन कर लेंगे। तो अगर मुझे अब देखो मोल ऑफ NaOH निकालना है तो मैं शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला लिखूंगा, n का मतलब मोल ऑफ NaOH, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ NaOH, स्ट्रिक्टली ग्राम में लेना है, ये वाली बात याद रखना, डिवाइड बाय मोलर मास हमें लेना है, मोलर मास को कैपिटल M से मान लो हम डिनोट कर दे रहे हैं, ऑफ NaOH। आओ निकाले,
तो मास ऑफ NaOH दे रखा है 160 ग्राम। मोलर मास कितना हो जाएगा? तो यार सोडियम का मास होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। और ये तो मैंने इसके मॉलिक्यूल का मास निकाला है, तो अगर मैं इनके सारे एटम्स का मास जोड़ दूं तो मॉलिक्यूल का मास आएगा। पर जो मॉलिक्यूल का मास होता है वही मोलर मास हो जाता है, बस ग्राम में निकाल दो उसे। तो आप कैलकुलेट करो 160, 23 124 और 16 40 डिवाइडेड बाय 40 ग्राम। अरे सॉरी, ऊपर भी ग्राम है, अरे इरेज हो जा भाई, ऊपर भी ग्राम है नीचे भी ग्राम है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। 40 से 160 कैंसिल आउट करा तो आंसर आया 4 मोल्स। यानी अगर हमारे पास 160 ग्राम NaOH है तो हमारे पास NaOH के कितने मोल्स हैं? तो हमारे पास 4 मोल्स NaOH है। इस तरह से आप NaOH के मोल्स निकाल सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था इस फॉर्मूले में ऐसा नहीं है कि मास और मोलर मास दिया होगा तभी आप मोल्स निकाल सकते हो। अगर इस फॉर्मूले में 3 चीजें एसोसिएटेड हैं, कोई भी 2 दे रखी है तो तीसरी आप निकाल सकते हो। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला दिया है CaOH होल ट्वाइस। आ गया क्या? आ गया कि अब की बार हमें क्या दे रखा है? जैसे आप लोग को हैबिट होती है ना न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, कि हमें अब की बार गिवन क्या है? मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो मैं आलसी हूं तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, वो 2.5 मोल्स है। और हमसे पूछ क्या लिया है इन्होंने? तो पूछ हमसे लिया है मोलर मास ऑफ मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मास को स्मॉल m से लिख देते हैं। मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना आएगा ये हमसे पूछा है, वो भी ग्राम में बताना है। तो यार हमें बताए न्यूमेरिकल, मतलब अगर हमें एक अननोन है तो एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। और मोल से मास अगर निकालना तो कैसे निकालेंगे? तो मोल से मास निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है कि मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बराबर आएगा मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये ग्राम में ही लेना होता है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अब इस फॉर्मूले में मोल दिए हैं, मास निकालना है, तो मोलर मास पता होना चाहिए। और मुझे तो मोलर मास दिया ही नहीं है। लेकिन यार अब तक अगर अभी तक आप लेक्चर ध्यान से सुन रहे थे तो आपको पता है कि मोलर मास ना सिर्फ इनके एटम के मास के सम से निकल आएगा बड़े आराम से। तो आओ सारी वैल्यू रख देते हैं और आंसर निकालते हैं। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है 2.5, मास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमें कैलकुलेट करना है। और मोलर मास अगर निकाले तो कैसे निकलेगा? तो कैल्शियम का मास हो गया 40 प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, एक हाइड्रोजन का मास 17, और ऐसी चीजें 2 बार आई हैं तो 2 इंटू 17 कर लो। अब ये पूरा नंबर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2.5 इंटू 40 प्लस 17 टू जा 34। तो ये हमारा बन जाएगा मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन ग्राम्स। ये यूनिट ग्राम में आएगी। अब मैं ना इसको आगे कैलकुलेट नहीं कर रहा यार, तुम कर लेना। भाई तुम मुझसे मल्टीप्लिकेशन एडिशन भी करवाओगे क्या यार? इतना तो मत करो यार, ठीक है? इतनी मेहनत मत करवाओ, ये थोड़ा खुद भी कर लो। तो बस आइडिया वही है कि आप इसको एग्जीक्यूट करके आंसर निकाल लोगे। तो इंपॉर्टेंट बातें मैं फटाफट समराइज कर देता हूं कि मोल्स का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। और मोलर मास अगर आपको कंपाउंड का फॉर्मूला पता है तो बस उसके सारे एटम्स का मास जोड़ दो, वही चीज ग्राम में अगर आप निकालोगे तो मोलर मास बन जाएगा। और इस फॉर्मूले में कोई भी 2 चीजें दे रखी है तो आप तीसरी निकाल सकते हो। ये दोनों दे रखे हैं यानी मास और मोलर मास दे रखा है तो मोल निकल आएगा। ये दोनों दे रखे हैं यानी मास और मोलर मास दे रखा है तो मोल्स और मोलर मास दे रखा है तो मास निकल आएगा, जो हमने अभी करा। या फिर अगर ये दोनों दे रखे हैं, मोल्स भी दे रखे हैं मास भी दे रखा है, तो मोलर मास भी निकल आएगा। तो इस तरह से इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बार नंबर ऑफ मोल्स निकल आए तो उस चीज के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके वो भी निकल आएगा। तो अपनी कहानी को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के तरफ मैं तुम्हें लेके जाना चाह रहा हूं। और यार हर वो जनता जो क्लास 11th में सपना देखती है साइंस लेने का, कई लोग मतलब लिटरली कई लोग ऐसे होते हैं जिनका सपना होता है कि मैं क्लास 11 में साइंस लेकर आगे कुछ बढ़िया करूं। कई लोग भेड़ चाल में, कई लोग पेरेंट्स के प्रेशर में, कई लोग अपने पीयर प्रेशर में साइंस ले लेते हैं। बट कई लोगों को जिनका इंटरेस्ट होता है वो जो अपने इंटरेस्ट से साइंस लेते हैं, जहां पर वो केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, तो आपको ना मोल कॉन्सेप्ट पहला ही चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। और वहां पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये कॉन्सेप्ट, और ये आपके सिलेबस में अभी से इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। पता है सीबीएसई में ये टॉपिक है ही नहीं, और सीबीएसई वाली जनता बहुत स्ट्रगल करती है फिर इसी चक्कर में क्लास 11 के अंदर जब मोल कॉन्सेप्ट आता है। और यहीं पर आईसीएसई का एक कह सकते हो थोड़ा सा करिकुलम बेटर हो जाता है कि वो थोड़ा सा ना आपको बहुत डिफिकल्ट लेवल पे मोल कॉन्सेप्ट नहीं दिया है। कई बार बच्चों को लगता है क्योंकि वो बड़े अपसर्ड तरीके से मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, सिर्फ फॉर्मुला रट रट के पढ़ते हैं, लॉजिक समझ नहीं रहे होते हैं। तो कई बार जब फॉर्मुला रट रट के पढ़ते हो तो समझ में नहीं आता कि मोल कॉन्सेप्ट सॉल्व कैसे करना है। भाई अभी तक आप लॉजिक करके आते हो तो आपको बड़ा समझ में आता है कि कैसे करना है।
और सीबीएसई वाली जनता तो बिल्कुल नहीं पढ़ती है। तो अभी आप ना थोड़ा थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट का जो इंट्रोडक्शन लेते हो, उस वजह से क्लास 11th में जो बच्चे आईसीएससी वाले साइंस लेते हैं उनका काफी एडवांटेज रहता है, वो आराम से मोल कॉन्सेप्ट वगैरह वहां पर समझ पाते हैं। इवन आज ही के दिन हम लोग स्टोइकियोमेट्री भी कवर करेंगे। तो स्टोइकियोमेट्री में बहुत स्ट्रगल करते हुए मैं देखता हूं बच्चों को, क्योंकि मैं तो 11 12 वाली जनता भी पढ़ाता हूं, आईआईटी और नीट वाली जनता भी पढ़ाता हूं। तो मैं देखता हूं बच्चे कई बार स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट शुरुआत से स्टैब्लिश ही नहीं होते, और तुम पढ़ते हुए आते हो तो तुम्हारे पास थोड़ा सा अपर एज रहता है। हाँ, पर ऐसा नहीं कि हर आईसीएससी के पास, हर आईसीएससी की जनता के पास रहता है, उसी के पास रहता है जो सीरियसली समझता है, कॉन्सेप्चुअली समझता है। ठीक है, तो इसीलिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें किसी सब्सटेंस का मोल और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन मैंने फॉर्मूले से तुम्हें बताया है, फिर इसे एग्जांपल से भी समझेंगे। तो फॉर्मूला ये कहता है कि किसी कंपाउंड में किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के अगर तुम्हें मोल निकालने हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे ग्लूकोज। अब हमें पता है कि ग्लूकोज का ना केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो हमें इस कंपाउंड का फॉर्मूला पता है। अब ये कंपाउंड कई सारे अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना है, इसमें कार्बन एलिमेंट भी है, हाइड्रोजन एलिमेंट भी है और ऑक्सीजन एलिमेंट भी है। तो अगर हमें कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट के मोल चाहिए, ये मान लो कंपाउंड के मोल हमें पता है और हम उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के मोल निकालना चाहते हैं, तो हम ये आइडिया अपनाएंगे कि किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट के मोल अगर चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कंपाउंड के जितने मोल हमें दे रखे हैं मल्टीप्लाई बाय एलिमेंट का कंपाउंड के फॉर्मूले में जो भी सबस्क्रिप्ट है। जैसे कार्बन का ग्लूकोज के फॉर्मूले में सबस्क्रिप्ट 6 है, हाइड्रोजन का ग्लूकोज के फॉर्मूले में सबस्क्रिप्ट 12 है, ऑक्सीजन का ग्लूकोज के फॉर्मूले में सबस्क्रिप्ट 6 है। तो अगर मान लो मुझे ग्लूकोज के मोल दे दिए गए, और क्योंकि ग्लूकोज बना है कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन से, और उसके मोल पूछ लिए, तो उसके मोल निकालने के लिए मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरे को दे दिया गया कि मेरे पास ना 1 मोल ग्लूकोज है, तो 1 मोल ग्लूकोज में मेरे को बताने हैं मोल्स ऑफ कार्बन कितने होंगे, मोल्स ऑफ कार्बन इन 1 मोल ग्लूकोज। तो मैं इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करूंगा, तो ये फॉर्मूला कह रहा है कि हाँ भाई ग्लूकोज कंपाउंड है, उसके अंदर कार्बन एक एलिमेंट है, तो उसके मोल निकालने हैं। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मोल ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड का मोल कितना दे रखा है 1, मल्टीप्लाई बाय सबस्क्रिप्ट ऑफ द एलिमेंट इन द फॉर्मूला। तो ग्लूकोज के फॉर्मूले में कार्बन का सबस्क्रिप्ट जितना है उसको मल्टीप्लाई कर दो, कार्बन का सबस्क्रिप्ट कितना है 6 है, तो ये आंसर आ जाएगा 6। यानी इसका मतलब है अगर हमारे पास 1 मोल ग्लूकोज है तो उस 1 मोल ग्लूकोज में हमारे पास 6 मोल कार्बन होंगे, ये कहने का मतलब है। ऐसे ही अगर मैं हाइड्रोजन निकालना चाहूं 1 मोल ग्लूकोज में, तो हाइड्रोजन यहां पर क्या नाम है, ग्लूकोज के मोल तो 1 है, तो मोल ऑफ कंपाउंड की जगह 1 रखेंगे, और हाइड्रोजन का सबस्क्रिप्ट 12 है तो 12 रखेंगे, तो 12 इंटू 1 करेंगे तो 12 बन जाएगा। तो ये वाली बात याद रखना कि अगर आपको किसी कंपाउंड के मोल पता है तो वो कंपाउंड अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना होता है, तो आप उन अलग अलग एलिमेंट्स के भी मोल उस कंपाउंड के अंदर निकाल सकते हो। और कई बार बच्चों को लगता है अरे सर जब कंपाउंड के मोल 1 हैं तो उसके अंदर कार्बन भी तो 1 ही मोल होना चाहिए, 6 मोल क्यों होंगे। अरे यार क्यों नहीं होंगे, अब मेरी बॉडी 1 है पर मेरे हाथ तो 2 हैं। ऐसा थोड़ी है कि अगर एक आदमी है तो उसका हाथ भी 1 होगा, उसकी आंख भी 1 होगी, कान भी 1 होगा। अरे वो चीज अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बनी है। ऐसे ही ग्लूकोज क्योंकि अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बना है, ग्लूकोज को बनाने के लिए, एक ग्लूकोज के यूनिट को बनाने के लिए 6 कार्बन लगेंगे, 12 हाइड्रोजन लगेंगे, 6 ऑक्सीजन लगेंगे। इसीलिए ऐसा होता है कि किसी भी कंपाउंड के मोल उसके अंदर प्रेजेंट एलिमेंट के मोल के बराबर नहीं होते हैं। किसी भी कंपाउंड के मोल में उसके अंदर किसी भी एलिमेंट के मोल आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे, और आई एम प्रीटी मच श्योर ये फॉर्मूला हमें लगाना आ गया। तो एक दो क्वेश्चन से इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन बोला गया है हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ईच H2SO4, H2SO3 और SO2। तो एक बात समझना, अगर मैं एक टेबल बनाऊं तो हमें कंपाउंड दे रखा है, एक बार H2SO4, एक बार H2SO3, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरस एसिड है H2SO3, और ये SO2 है। और मुझे इन सबके मोल्स दे रखे हैं कि इन सबके मोल्स कितने हैं, इसका भी मोल 1 है, इसका भी मोल 1 है, और इसका भी मोल 1 है, कंपाउंड के मोल 1 है। और हमें निकालना है सल्फर के मोल,
और ऑक्सीजन के मोल। तो ये कैसे निकालेंगे? तो यार हर कंपाउंड में सल्फर एटम भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एटम भी प्रेजेंट है, तो क्योंकि ये हर कंपाउंड सल्फर और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बना है, तो इस कंपाउंड के मोल्स में सल्फर के भी मोल निकलेंगे, ऑक्सीजन के मोल भी निकलेंगे इस फॉर्मूले से। तो हर बार सल्फर के मोल निकालने हैं, तो मोल ऑफ कंपाउंड तो 1 है, तो इसमें मल्टीप्लाई बस हमें क्या करना है, सल्फर का जो सब्सक्रिप्ट है। तो यहां पर H2SO4 में सल्फर के नीचे अगर कोई नंबर नहीं निकला तो बाय डिफॉल्ट 1 मानेंगे, तो सल्फर के मोल 1 आए। यहां पर भी 1 लिखेंगे, तो सल्फर के मोल यहां भी 1 है, और यहां पर भी 1 लिखेंगे क्योंकि SO2 में भी सल्फर का सब्सक्रिप्ट 1 है। यानी इन तीनों कंपाउंड में अगर हमारे पास H2SO4 1 मोल है, H2SO3 1 मोल है, SO2 1 मोल है, तो सल्फर के मोल सब में 1 1 ही आएंगे। ऑक्सीजन अगर निकालना है तो फॉर्मूला, ऑक्सीजन के मोल अगर निकालने हैं तो मोल ऑफ कंपाउंड लेना है और मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन के सब्सक्रिप्ट से। तो कंपाउंड के मोल तो हमेशा कितने दे रखे हैं, 1 1 1, मल्टीप्लाई किससे करोगे, इस फॉर्मूले में ऑक्सीजन का सब्सक्रिप्ट कितना है, 4, तो यानी ऑक्सीजन के मोल 4 आ जाएंगे H2SO4 में। H2SO3 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे और SO2 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये ऑक्सीजन के मोल्स बनेंगे। और यहां पर ये 1 कहां से आया है, क्योंकि आपने कंपाउंड 1 मोल लिया था, बट अगर कंपाउंड 2 मोल है तो यहां पर आप 2 रखते हैं, 3 मोल होता तो 3 मोल रखते हैं, एंड सो ऑन एंड सो। और एक बार इंपॉर्टेंट बात याद रखना, अगर आपको इन सारे एलिमेंट्स के मोल मिल गए तो आप इनके नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल सकते हो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखना, किसी भी कंपाउंड के मोल्स का उसके अंदर प्रेजेंट एलिमेंट्स के मोल के साथ कैसा रिलेशन होता है। ये फॉर्मूला बुक में मेंशन नहीं है, पर इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ये खुद सेलिना पब्लिकेशन का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्कूल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, और वहां पर ना बस लॉजिक से बताया जाता है, और लॉजिक तो हमने समझ ही लिया, पर फॉर्मूला कई बार हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प कर देता है, इसलिए फॉर्मूला मैंने तुम्हें बनाकर दे दिया है। अच्छे से याद रखना, बहुत जगह हेल्प करेगा तुम्हारी, खासतौर पर जब तुम आगे कंटिन्यू करोगे केमिस्ट्री को तब। बाकी यहां पर फटाफट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा भी आगे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सोडियम एंड सल्फेट आयंस इन 14.2 ग्राम ऑफ Na2SO4। अब हमारे पास सोडियम सल्फेट दे रखा है 14.2 ग्राम। अब हमें पता है कि सोडियम सल्फेट में सोडियम भी प्रेजेंट है, ये रहा, सल्फेट भी प्रेजेंट है, ये रहा, तो इनके नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, सॉरी इनके नंबर बताने, मोल्स नहीं बताने। तो नंबर बताने के लिए पहले मोल्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि मास से सीधे मोल्स निकलता है। ठीक है, तो आओ इसे करते हैं। अब ये वो क्वेश्चन है जो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम देते हैं, यार मास दिया है, नंबर कैसे निकाले। तो पहले ना इसका एक रफ स्केच समझो। देखो, हमें पता है कि किसी भी सब्सटेंस का मास वेइंग स्केल से निकाला जा सकता है, और मास को कन्वर्ट करा जा सकता है मोल्स में। ठीक है, बाय यूजिंग ये वाला फॉर्मूला। किसी भी सब्सटेंस का मास दे रखा है, बस वो प्योर सब्सटेंस होगा तो हम उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। और अगर किसी भी सब्सटेंस के मोल्स निकल आए तो मोल्स की हेल्प से उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले जा सकते हैं। तो बस हमें क्योंकि सोडियम सल्फेट का मास दिया और इसके नंबर पार्टिकल्स पूछे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे हैं, तो हम ये पूरा रास्ता अपनाएंगे, पहले मास से मोल्स निकालेंगे, फिर आगे जाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तरफ। तो यार पहले तो मोल्स ही निकाल लें। तो मोल्स अगर निकालेंगे तो मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट अगर मैं निकालूं तो मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या आएगा, मास ऑफ सोडियम सल्फेट, जो कि हमें लेना है ग्राम्स में, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट। मास हमें ग्राम में कितना दे रखा है, 14.2 ग्राम। मोलर मास सोडियम सल्फेट का 142 ही होता है। कैसे निकाला मैंने, क्योंकि मुझे को थोड़ा बहुत याद भी है, बाकी आप निकालना चाहो तो आप निकाल लो। कैसे निकालोगे, तो यार सोडियम का मास होता है दरअसल में 23, तो 20 इंटू 2, 23 इंटू 2 करा। सल्फर का मास होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 4 जा 64। इन सबको जोड़ो, 23 इंटू 2 बनेगा 46 प्लस 32 प्लस 64, तो 64 और 46 अगर आपने ऐड करा 110 आया, 110 में 32 ऐड करा 142 आ गया, तो 142 आ जाएगा। डेसिमल हटाया, नीचे 10 आ गया, 142 से 142 कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, न्यूमरेटर में बचेगा 1। तो यानी हमारे पास 14.2 ग्राम सोडियम सल्फेट में सोडियम सल्फेट के मोल कितने हैं, 1/10 मोल्स। और एक बात समझना, हमें सोडियम सल्फेट के मोल्स पता चल गए, पर हमें सोडियम सल्फेट के एटम्स नहीं निकालने हैं या मॉलिक्यूल्स नहीं निकालने हैं। सोडियम सल्फेट में सोडियम कितने बार आया है, या सोडियम के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, वो निकालने, और सल्फेट आयंस निकालने। तो हमें सोडियम सल्फेट के मोल पता चल गए। अब इसके अंदर सोडियम आयन अलग कैलकुलेट करना है और सल्फेट आयन अलग।
यानी कंपाउंड में इसे अलग काउंट करना, इसे अलग। क्या हमने ऐसा करना सीखा है? बिल्कुल। अभी तो सीखा कि अगर ग्लूकोज के मोल पता है तो कार्बन के अलग मोल कितने आ सकते हैं, हाइड्रोजन के मोल अलग कितने आ सकते हैं और ऑक्सीजन के अलग मोल कितने आ सकते हैं। वही चीज यहां पर लगाएंगे। अब एक बात समझना, यहां पर सोडियम सल्फेट के मोल पता है, पर इन्होंने दिमाग क्या लगा दिया, सोडियम के मोल पूछ डाले, सोडियम के पार्टिकल का नंबर पूछ डाला, सल्फेट के पार्टिकल का नंबर पूछ डाला, पर मोल किसके पता है, इनके टुगेदर। तो इसलिए तो मैंने तुम्हें निंजा तरीका बता दिया कि अगर कंपाउंड के मोल दिए हैं तो आप उस कंपाउंड को बनाने वाली चीजों के मोल्स अलग अलग निकाल सकते हो। तो आओ इसे निकालें। तो अगर मैं निकालता हूं मोल्स ऑफ सोडियम आयन, तो मोल्स ऑफ सोडियम आयन कैसे निकलेंगे Na2SO4 में? तो फॉर्मूला क्या था, मोल्स ऑफ कंपाउंड, सोडियम के मोल्स निकालने हैं तो मोल्स ऑफ कंपाउंड, तो कंपाउंड के मोल्स फॉर्मूले से आए 1/10 इनटू उस एलिमेंट का सब्सक्रिप्ट। सोडियम का सब्सक्रिप्ट कितना दे रखा है फॉर्मूले में, 2 दे रखा है, उसे इसको मल्टीप्लाई करा 5 आ गया, तो सोडियम आयन के मोल्स आ गए 1/5 किसके अंदर, इतने सोडियम सल्फेट के अंदर। पर क्या हमें सोडियम आयन के मोल्स निकालने हैं? आंसर है नहीं, इतने मोल्स नहीं निकालने, हमें तो इसका एक्चुअल नंबर निकालना है। यानी इसको बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि हमारे पास 5 डजन एप्पल है, तो बताओ नंबर कितना है, तो 5 इंटू 12 करना पड़ेगा, आपको फाइनल नंबर तक जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपको सोडियम के मोल्स पता है, भी फाइनल नंबर तक जाना है। तो फाइनल नंबर ऑफ सोडियम आयंस अगर निकालने हैं मेरे जनता, तो आप मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। अब ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि ये आप खुद से कर लेना, ये हमारा वन ऑफ द आंसर हो जाएगा। ये हटा देता हूं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं बची है। पर आप आइडिया समझ गए, पहले मोल निकालो, फिर मोल से एवोगैड्रो नंबर का इस्तेमाल करके हम लोग नंबर ऑफ आयंस निकाल रहे। पर अभी तो सिर्फ क्या निकला है, अभी तो निकला है सिर्फ सोडियम आयन, अभी तो सल्फेट भी निकालना है। आओ निकालें। तो अगर नंबर ऑफ सल्फेट आयंस निकालना है, सल्फेट आयन का फॉर्मूला SO4 2- होता है, मैं अभी फिलहाल लिख दे रहा हूं पूरा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फेट आयन अगर निकालना है तो इसका फॉर्मूला भी यही बनेगा कि मोल ऑफ कंपाउंड, तो मोल ऑफ कंपाउंड हो गया 1/10 इनटू सल्फेट का जो सब्सक्रिप्ट है फॉर्मूले के अंदर। तो सल्फेट का सब्सक्रिप्ट कितना है, तो देखो सल्फेट ना पूरा इसे माना जाएगा, पर इस पूरे का सब्सक्रिप्ट 1 है। मैंने कई बार बच्चों को क्या गलती करते देखा है, सल्फेट में वो यहां पे सोचते हैं नंबर 4 लिखा है तो 4 इसका सब्सक्रिप्ट है। नहीं भाई, सल्फेट का पूरा फॉर्मूला SO4 होता है, तो इसके नीचे जो पूरा नंबर लिखा है वो आपको इसका सब्सक्रिप्ट लेना है, और कोई नंबर नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट 1 मानेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो एल्युमिनियम सल्फेट होता, तो एल्युमिनियम सल्फेट में सल्फेट का सब्सक्रिप्ट 3 है, बट यहां पर अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब इसका सब्सक्रिप्ट 1 है, तो यहां पर 1 लेकर चलेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करा तो आपको पता है 1/10 मोल ही आ जाएगा। अब हमें मोल्स नहीं बताने, हमें तो इसके नंबर बताने हैं। तो नंबर ऑफ सल्फेट आयन अगर मेरे को इस सैंपल में बताने हैं तो नंबर ऑफ सल्फेट आयन आ जाएंगे 1/10 इंटू एवोगैड्रो नंबर। और अगर पावर सेम बेस पे नंबर डिवाइड होंगे तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, पावर सब्ट्रैक्ट करके आप आंसर नंबर 2 भी लिख लोगे। तो ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इस पूरे क्वेश्चन को हमने बस 2 आइडिया से सॉल्व कर लिया कि एक, किसी भी मास की हेल्प से मोल्स अगर निकालना है तो मास अपॉन मोलर मास से निकाल लेंगे, और किसी भी चीज की अगर हमें मोल्स कंपाउंड के पता है तो वो कंपाउंड जिन चीजों से मिलके बना है उसके नंबर ऑफ मोल्स, कंपाउंड के मोल इनटू उस चीज का फॉर्मूले में सब्सक्रिप्ट के प्रोडक्ट से निकल आएगा। और एक बार किसी भी चीज के मोल्स आ गए तो नंबर ऑफ थिंग्स निकालने में, नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने में बस हम उसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या ये आइडिया, क्या ये पिक्चर पूरी दिमाग में क्लियर हो रही है? जो अभी मैंने पूरा एल्गोरिथम बताया था कि किसी भी चीज का अगर मास दिया है तो मास की हेल्प से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, और नंबर ऑफ मोल्स दिया है तो फर्दर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स वगैरह भी निकाल सकते हो। तो बार बार आपको ना यही चीज एग्जीक्यूट करनी है और इसी से आपका सारा काम चल जाएगा। तो अपनी कहानी को हम लोग आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक टर्म आ जाता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे बुलाते हैं मेरे बच्चे मोलर वॉल्यूम। क्या होता है मोलर वॉल्यूम? तो जैसे मोलर मास था कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास मोलर मास है, ऐसे ही किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम अगर फिक्स टेम्परेचर प्रेशर पे निकाला जाए तो उसे मोलर वॉल्यूम बुलाएंगे। सिंपल सी बात, कोई भी गैस बस उसका टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स कर दो और 1 मोल ले लो, तो 1 मोल वो गैस जितना क्या नाम है वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी उस टेम्परेचर और प्रेशर पे, उसे उस टेम्परेचर प्रेशर पे उस गैस का मोलर वॉल्यूम बुलाएंगे।
तो यहां पर ना हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन आ जाती है, जिसे बुलाते हैं एसटीपी कंडीशन। क्या होती है एसटीपी कंडीशन? एसटीपी कंडीशन का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसे कई किताबों में नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर भी बुलाते हैं। और इस कंडीशन पर किसी भी गैस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है, और जो प्रेशर होता है ये 760 mm मरकरी या 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी होता है, या इसी को कई लोग 1 atm भी लेते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कभी भी अगर कोई भी गैस, सुनना, कोई भी गैस किसी भी क्लोज कंटेनर के अंदर अगर एसटीपी कंडीशन पर दे रखी है, तो आप बाय डिफॉल्ट समझ जाओगे कि उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर 1 atm, या फिर मरकरी में बताना चाहते हो तो 760 mm या 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम के बराबर है। अब व्हाई दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि अगर आपने किसी भी गैस को एसटीपी कंडीशन पे रख दिया तो टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो गया, और मोलर वॉल्यूम कहता है कि अगर टेम्परेचर फिक्स है, प्रेशर फिक्स है, तो किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो फिक्स होगा और उसे मोलर वॉल्यूम बुलाएंगे। तो अगर आपने एसटीपी कंडीशन फिक्स कर दी तो किसी भी गैस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनी गैस एट एसटीपी, बल्कि कायदे से ये बोलना चाहिए 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस ले लो, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी। तो यार एसटीपी पर गैस का टेम्परेचर प्रेशर फिक्स हो गया और आपने मोल भी कितने ले लिए? 1। तो यार एसटीपी कंडीशन पर 1 मोल ऑफ कोई भी गैस लोगे तो उसके वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम बुलाएंगे। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी पर अगर है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा फिक्स होता है, एज वॉल्यूम 22.4 लीटर, या एमएल में लिखना चाहो तो 22,400 ml। कोई भी गैस ले लो, तो कोई भी गैस अगर हमारे पास एसटीपी कंडीशन पर है और उसका 1 मोल तुम्हारे पास है, तो उस गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर या 22,400 ml आएगा। क्या हो अगर मोल एक की बजाय 2 कर दे? अच्छा, इसी को क्या भी बुला सकते हैं? मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी, मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी। अच्छा, ये मोलर वॉल्यूम बस एसटीपी पर आएगा। अगर टेम्परेचर प्रेशर आपने चेंज कर दिया, कुछ और फिक्स कर दिया, तो हर बार 1 मोल का गैस का प्रेशर 22.4 ऐसा जरूरी नहीं है। ये 22.4 वाली वैल्यू मोलर वॉल्यूम की सिर्फ कब है? जब आपने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर लिया है, क्योंकि आपने 9th क्लास में गैस लॉज में पढ़ा था, अगर गैस का टेम्परेचर प्रेशर चेंज कर दिया तो जो उसका क्या नाम है वॉल्यूम है वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये 22.4 लीटर वॉल्यूम सिर्फ तब आता है जब गैस का एसटीपी कंडीशन पर हमने वैल्यू फिक्स रखा हुआ है और मोल बन लिए। तो क्या हो अगर 2 मोल ले ले तब कितना वॉल्यूम आएगा एसटीपी कंडीशन पे? ऑब्वियसली डबल आएगा, बट उसे मोलर वॉल्यूम नहीं बुला पाएंगे, ठीक है। तो लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अगर मान लो आपने 3 मोल ले लिया तो वॉल्यूम कितना होगा? ट्रिपल हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया गया है कि एट एसटीपी अगर तुम्हें किसी भी गैस का वॉल्यूम निकालना है तो वो आएगा 22.4 लीटर इनटू मोल्स ऑफ गैस। और ये फॉर्मूला बहुत काम का है क्योंकि ये वॉल्यूम को मोल्स में कन्वर्ट कर सकता है और मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकता है किसी भी गैस के लिए, पर सिर्फ एसटीपी कंडीशन पे, बट ओनली एट एसटीपी कंडीशन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखना। चलो इसको अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो फटाफट मान लो मैंने तुमसे कह दिया कि मेरे पास ना एक क्लोज कंटेनर में एसटीपी कंडीशन पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होगी, और एसटीपी कंडीशन पर मैंने बता दिया इस कार्बन डाइऑक्साइड का इस कंटेनर में जो वॉल्यूम आ रहा है वो आ रहा है 5.6 मोल्स, और यार सॉरी 5.6 लीटर वॉल्यूम बोला ना। तो अगर इस गैस का यहां पर 5.6 लीटर वॉल्यूम आ रहा है एसटीपी पर, तो बताओ इस कार्बन डाइऑक्साइड के यहां पर मोल्स कितने हैं? तो हमें वॉल्यूम दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का एसटीपी कंडीशन पर, और क्या पूछा है? मोल्स पूछे हैं। तो हमें फॉर्मूला क्या पता है? हमें फॉर्मूला पता है कि भैया वॉल्यूम ऑफ गैस, कोई भी गैस हो, एट एसटीपी बराबर आएगा 22.4 वॉल्यूम लीटर में अगर है इनटू मोल्स ऑफ गैस। तो आ जाओ, वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना दे रखा है? 5.6। तो हमने 5.6 वॉल्यूम की जगह पे डाल दिया, 22.4 कांस्टेंट नंबर है, उसको कांस्टेंट नंबर रखा। क्या निकालना है? मोल ऑफ CO2।
और देखिए मोल ऑफ CO2 कैसे निकलेगा, 22.4 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, इसका ऑलमोस्ट 4 टाइम्स होता है ये। यानी हमारे पास अगर एसटीपी कंडीशन पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस 5.6 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, यानी इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम अगर 5.6 लीटर आ रहा है, तो मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना आएगा, 1/4। पर एक बार मोल का पता चल गया कार्बन डाइऑक्साइड के, तो आप कार्बन के मोल भी निकाल सकते हो और ऑक्सीजन के मोल भी निकाल सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स अगर पता चल गए, तो आप इसके पूरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो इसके आगे आपको जो भी एग्जीक्यूट करना है, आप बड़े आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बात है कि हमें यह फॉर्मूला याद रखना है कि कभी भी एसटीपी कंडीशन पर अगर हम डील करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो मैंने पूरा एक्सपैंड करके लिखा था, वो आ जाएगा 22.4 इनटू मोल्स ऑफ गैस। जो फॉर्मूला मैंने पूरा वर्ड्स में लिखा था, वो मैंने यहां पर सिंबल्स में लिख दिया है। वॉल्यूम ऑफ गैस एसटीपी कंडीशन पर 22.4 इनटू मोल्स ऑफ गैस के बराबर आएगा। तो ये भी तुम्हारे लिए बीएमआई टाइप का फॉर्मूला है, और जिन बच्चों को बीएमआई ना पता हो, ये बॉडी मास इंडेक्स नहीं है, ये मेरा बीएमआई का मतलब है भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी काम का फॉर्मूला है एसटीपी कंडीशन पर वॉल्यूम ऑफ गैस को मोल्स में निकालने में और मोल्स को वॉल्यूम में निकालने में। आई होप मेरी ये बात पकड़ में आ गई है। तो अपनी कहानी को हम लोग आगे कंटिन्यू करें। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें बताना है कि व्हाट वॉल्यूम विल बी ऑक्यूपाइड बाय 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी। तो अब जरा समझो, हमें नाइट्रोजन गैस का मास दिया है, तो गिवन वाली चीज में अगर आप लिखो, तो हमें मास ऑफ नाइट्रोजन दिया है 2.8 ग्राम, और ये नाइट्रोजन गैस एसटीपी पर है, पर निकालना क्या है, वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी। अब यार मास से वॉल्यूम कैसे निकलेगा भाई, हमने तो अभी पढ़ा है वॉल्यूम मोल से निकलता है, ये मास से वॉल्यूम कैसे निकाले यार, ये कितनी नाइंसाफी करते हैं भाई ये लोग। तो यार निकल आएगा यार, अब इतना तो पता है तुम्हें कि यार मास से वॉल्यूम नहीं निकल पाएगा सीधे एसटीपी पर किसी भी गैस का, बट मास से क्या निकल आएंगे, मोल्स तो निकल आएंगे नाइट्रोजन के, और मोल्स अगर आ गए तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन तुमसे इतना सीधा सीधा थोड़ी पूछेंगे, तो थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछेंगे, ताकि थोड़ा दिमाग तो लगाओ, वरना सबके 100 नंबर नहीं आ जाएंगे केमिस्ट्री में। फिर सिर्फ तुम्हारे क्यों आएंगे जो मेहनत कर रहा है, फिर तो जो मेहनत नहीं कर रहा उसके भी आ जाएंगे। तो इतना तो दिमाग चलाना पड़ेगा कि मास से पहले मोल्स निकालो और मोल से वॉल्यूम निकालो। अब ये आइडिया क्लियर है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो सोल्यूशन बड़ा सिंपल है मेरे भाई। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अगर निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला आएगा मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास को ना मैं कैपिटल एम से नोट कर दे रहा हूं। तो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना दे रखा है 2.8, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन तो 2 नाइट्रोजन एटम का मास जोड़ना है। अब नाइट्रोजन एटम का मास गलती से भी 7 मत रख देना या 14 मत रख देना, एक नाइट्रोजन एटम का मास 14 होता है, 2 नाइट्रोजन एटम है यहाँ पर N2 में, तो यहाँ पर इसका मास आ जाएगा 28, यूनिट आएगी ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, डेसिमल हटाया तो नीचे 10 आ गया, 28 से 28 कैंसिल, न्यूमरेटर बचा क्या नाम है 1। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपने पास आ रहे हैं मेरे भाई 1/10 मोल्स। यानी अगर मेरे पास 2.8 ग्राम नाइट्रोजन है, तो मेरे पास 1/10 मोल्स नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, और ये एसटीपी पर ही है, यानी टेम्परेचर प्रेशर फिक्स है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और प्रेशर मेरे पास है 180 या 760 मरकरी। तो यार मुझे तो वॉल्यूम निकालना है एट एसटीपी, तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमें अब आगे चीजें बड़े आराम से पता है कि वॉल्यूम एट एसटीपी अगर निकालना है, तो 22.4 इनटू क्या नाम है मोल्स ऑफ गैस आ जाएगा एट एसटीपी, और ये आंसर लीटर में आएगा। ठीक है, तो सॉरी छींक पूरी आ भी नहीं रही, बीच में अटक रही है, अजीब सा चेहरा आया होगा मेरा। 20.4 मोल्स कितने आ गए 1/10, तो 10 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो डेसिमल एक प्लेस पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो 2.24, और ये यूनिट लीटर में आएगी। तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी कंडीशन 2.24 लीटर होगा, अगर नाइट्रोजन का मास कितना ले 2.8 ग्राम, पर अगर मास डिफरेंट हुआ तो वॉल्यूम अलग आएगा, और इसी कार्यक्रम से आप इसको निकालोगे। और ये कार्यक्रम डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस ये बात ध्यान रखना है, मास से मोल निकालना है, मोल के लिए वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मास अपॉन मोलर मास, और एक बार किसी भी गैस का मोल्स वॉल्यूम मोल्स हमें पता चल गया एसटीपी कंडीशन पर, तो वॉल्यूम सीधे इस फॉर्मूले से निकल आएंगे। अब ये फॉर्मूले मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि इनकी ना एक फॉर्मूला शीट अलग से बना लो। ट्रस्ट में ये फॉर्मूला शीट्स आपको बहुत हेल्प करेंगी, फॉर्मूला शीट, शॉर्ट नोट्स। हालांकि मैं ये सब दूंगा तुम्हें, पर हालांकि मैं अगर आपको दे मतलब दूंगा तो पक्का ही, लेकिन पता है अपनी हैंड राइटिंग में लिखने से जो बातें आती है ना समझ में, वो अलग ही, और ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है।
कि अगर आप अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स लिखते हो तो जब उन्हें रिवाइज करते हो वो ज्यादा इंपैक्टफुल होता है रादर देन अगर मैं आपको टाइप नोट्स दे दूं। मैं दूंगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं पूरी करूंगा, ताकि तुम मुझ पे कोई इल्जाम ना लगाओ, अरे आपने बोला था सर हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, आपने दिए तो थे नहीं। नहीं, वो अपनी जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा, लेकिन ये भी बात एक फैक्ट है कि अगर तुम अपनी तरफ से पूरे नोट्स बनाते हुए चलते हो तो डेफिनेटली बहुत बेनिफिट मिलता है तुमको। ठीक है, तो आई गेस यहां पर ये वाली बात समझ में आ गई है, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अपनी कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। अब ना ये जो हम लोगों ने क्या नाम है वॉल्यूम एट एसटीपी वगैरह बात पढ़ी है, गैस के बारे में थोड़ी सी बात पढ़ी है, तो यहाँ पर ना कुछ रेफरेंस बुक्स के अंदर एटॉमिसिटी का एक आइडिया दिया हुआ है, ये फटाफट समझ लेते हैं ये क्या चीज होता है। तो कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर कोई एलिमेंट कितनी बार आया है, उसके एटम कितनी बार आए हैं, उसे उस एलिमेंट की एटॉमिसिटी बोलते हैं उस कंपाउंड के अंदर। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है जैसे अगर मान लो हमारे पास हीलियम गैस है, नियॉन गैस है, तो हमें पता है नोबल गैस है और ये कंपाउंड की तरह बिहेव करते हैं। तो इन कंपाउंड्स को बनाने में, हीलियम गैस को बनाने में, नियॉन गैस को बनाने में हर बार हीलियम और नियॉन का एक ही एटम लग रहा होगा। तो अगर हर बार हीलियम और नियॉन का एक ही एटम लग रहा होगा तो हम बोल देंगे कि भैया ये मोनो एटॉमिक गैसेस है। मोनो एटॉमिक का मतलब, मोनो का मतलब होता है वन, एटम का मतलब एटम। तो मोनो एटॉमिक गैस का मतलब होगा, या मोनो एटॉमिक सब्सटेंस का मतलब होगा ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसी गैसेस जो एक ही एटम से मिलकर बनी हो, या उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ही एटम के मॉलिक्यूल्स हो, तो वो हमारे लिए हीलियम और नियॉन आ जाएंगे। फिर ऐसे ही डायटोमिक चीजें आ जाती हैं या डायटोमिक गैसेस आ जाती हैं। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर डायटोमिक है तो इसमें कोई चीज दो बार आनी चाहिए। तो यहां पर हमारे पास ऐसी गैसेस होंगी जिसमें दो बार एटम्स आएंगे और ये एटम्स मोस्टली सेम टाइप के आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन गैस में एक ही मॉलिक्यूल में दो बार हाइड्रोजन आएगा, ऑक्सीजन गैस में एक ही मॉलिक्यूल में दो बार ऑक्सीजन आएगा, क्लोरीन गैस में एक ही बार में दो क्लोरीन आएंगे। तो ऐसी गैसेस को डायटोमिक गैसेस बुलाया जाएगा। ऐसे ही ट्राई एटॉमिक चीजें क्या हो जाएंगी, तो जिसके कंपाउंड में या जिसके मॉलिक्यूल में एक ही एटम तीन बार आ रहा हो। क्लासिकल एग्जांपल ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। अब ओजोन कंपाउंड के मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल ओजोन में तीन तीन ऑक्सीजन एटम होंगे, तो ये ट्राई एटॉमिक गैस हो गई। ऐसे ही टेट्रा एटॉमिक चीज हो जाएगी, तो टेट्रा एटॉमिक में वो चीज चार बार आएगी जैसे फास्फोरस। ऐसे ही पॉली एटॉमिक में बहुत सारे एटम आ सकते हैं, और टेट्रा एटॉमिक के बाद हमारे सिलेबस में जो है वो सीधे ऑक्टा एटॉमिक है, और वो है सल्फर। सल्फर में आपको एक ही साथ सल्फर के 8 एटम्स उसके मॉलिक्यूल में देखने को मिलते हैं। तो 8 एटम्स देखने को मिल रहे हैं, और ये सल्फर अगर गैस फॉर्म में है तो आप इसे ऑक्टा एटॉमिक सैंपल बुला सकते हो। सॉलिड फॉर्म में है तो भी आप बुला सकते हो कि उसके एक मॉलिक्यूल में 8 सल्फर एटम होंगे। तो बेसिकली में एटॉमिसिटी हमें ये बताता है कि उस एलिमेंट, उस कंपाउंड को या उस मॉलिक्यूल को बनाने में कोई चीज, किसी पर्टिकुलर एटम के कितने एलिमेंट लगे, कितने एटम लगे उस एलिमेंट के, और ये एलिमेंट मोस्टली सेम टाइप के ही होते हैं। जैसे H2 ही हुआ, O2 हुआ, Cl2 हुआ, O3 हुआ। अब CO2 में या H2SO4 में आप ये नहीं बोलोगे ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 4 है, बोलने को बोल दो, मतलब वो आदमी समझ जाएगा कि आप बोल रहे हैं H2SO4 में ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 4 है, तो आप बताना चाह रहे हो ऑक्सीजन 4 बार आया है। बट एक्चुअल में एटॉमिसिटी वर्ड तब इस्तेमाल करा जाता है जब आपके पास सेम टाइप के एटम से बने हुए कंपाउंड्स हो। जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, Cl2 गैस सेम टाइप के एटम से मिलकर बनी है, दो दो बार जोड़ के बना है तो डायटोमिक। ओजोन सेम एटम से तीन बार जोड़ के मिलकर बनी है, ट्राई एटॉमिक। सल्फर ये वाला 8 सल्फर एटम से जोड़कर बना है तो ऑक्टा एटॉमिक। फास्फोरस ये वाला 4 फास्फोरस से जोड़कर बना है, टेट्रा एटॉमिक। तो सेम टाइप के एटम जोड़कर बनते हैं, तब आप इनमें एटॉमिसिटी डिफाइन करते हो, और ये कई बार 1 मार्कर में पूछ लिया जाता है। और भाई लास्ट ईयर जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है तब से तो मैं बताना, कोई भी बात इग्नोर नहीं करता, कितनी भी छोटी बात हो बता देता हूँ। जैसे लास्ट ईयर जब मैंने हमारी टीम ने बैक में जैसे स्टार्ट करी थी एग्जाम्स के पहले, तो ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी जब पढ़ेंगे अपन, तो उसमें एक टाइप का एल्कोहल आता है, ठीक है। तो एल्कोहल के कुछ टाइप में वुड स्पिरिट था, कुछ कुछ और थे, तो ना मैंने एक टाइप छोड़ दिया कि यार ये ना पूछा नहीं जाता है, ठीक है, तो क्या करूं बच्चों को बता के, लेट्स इग्नोर। और मैं आगे जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो बता गया सारी। जब अगले दिन बच्चों ने पेपर दिया केमिस्ट्री का, अबे भाई जैसे ही 1 मार्कर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हुए ऑब्जेक्टिव के बाद, सबसे पहला क्वेश्चन वही धरा था, पहला या दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, उस टॉपिक के ऊपर। मैंने कहा अरे कितनी गलत बात है कि मैंने कल बता दिया होता तो बड़े आराम से बच्चे कर ले जाते। हालांकि बहुत सारे बच्चे कर ले गए क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा था, लेकिन तब से मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई ये यूनिवर्स का रूल है, आप जो चीज छोड़कर जाओगे या आपका जिस चीज को छोड़कर जाने का मन करेगा एग्जाम में, वो एग्जाम में जरूर धरी होगी। तो इसलिए जो चीज तुम्हारी छोड़कर जाने का मन करे वो तो जरूर पढ़ के जाओ।
ना, ये मैं टॉपिक मन कर रहा था मेरा छोड़ दो यार, इतनी छोटी सी बात क्या बताऊं बच्चों को, क्योंकि अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बताने के लिए, लेक्चर लंबा हो जाएगा। पर मेरे को रियलाइज हुआ ना 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 बताओ भाई सब, क्योंकि पता नहीं हम जो छोड़ने की, मेरा जो छोड़ने का मन करेगा वो पता लगे एग्जाम में आ जाए, तो इसलिए बता सब दिया है मैंने। ठीक है, अपनी कहानी को अब आगे बढ़ा सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज, एक दो डेफिनेशंस आती हैं हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास की और ग्राम एटम्स की। ठीक है, तो ये ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटम्स क्या होता है, ये बुक्स में गिवन है और बहुत ही सिंपल सी बात होती है, बहुत ही सिंपल है कि दरअसल में ना ग्राम एटॉमिक मास फैंसी नाम है मोलर मास ऑफ एटम्स का या मोलर मास ऑफ एलिमेंट का। देखो ग्राम एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या लिखी है, मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स ग्राम एटॉमिक मास। अबे मास ऑफ वन मोल ऑफ एलिमेंट, अभी तो मोलर मास पढ़ा था। हाँ, तो मोलर मास ऑफ एलिमेंट को ही उसका ग्राम एटॉमिक मास भी बुला देते हैं। तो यानी बड़ी सिंपल सी बात है, मास ऑफ वन मोल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स ग्राम एटॉमिक मास। और मोल्स ऑफ एलिमेंट को क्या बुलाते हैं, उसके ग्राम एटम्स। यानी किसी भी एलिमेंट के जो मोल्स आपने निकाले उन्हीं को आप क्या बुला सकते हो, ग्राम एटम्स बुला सकते हो। यानी ग्राम एटम्स मोल ऑफ एलिमेंट के बराबर होता है और ग्राम एटॉमिक मास दरअसल में उसके मोलर मास के बराबर होता है। यानी मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं, अब ये दो चीजें क्या नाम है हमारे केमिस्टों ने हमारे बुक्स में और क्या नाम है साइंटिस्टों ने क्यों मेंशन कर दिया है, तो उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। बट सबसे पहली तो सिंपल सी बात बता दूं मैं, मोलर मास ऑफ एलिमेंट ही किसके बराबर होता है, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट ही नंबर ऑफ ग्राम एटम्स के बराबर होता है। तो ये वर्ड हमारे साइंटिस्टों ने क्यों इस्तेमाल करे यार, पहले से तो हमें पता था मोलर मास है, नंबर ऑफ मोल्स है, ये दो दो नए वर्ड और क्यों इस्तेमाल कर दिए। क्योंकि देखो मोलर मास जो वर्ड है ना, ये जेनेरिक वर्ड है, ये बहुत जगह इस्तेमाल हो सकता है। भाई मोलर मास आप एलिमेंट का भी निकाल सकते हो, आप कंपाउंड का भी निकाल सकते हो, इवन आप इलेक्ट्रॉन का भी निकाल सकते हो, आप क्रिकेट बॉल्स का भी निकाल सकते हो अगर वो सेम शेप साइज और क्या नाम है मास की बनी हो। तो मोलर मास एक जेनरिक वर्ड है, वो किसी का भी निकल सकता है, क्योंकि मोलर मास का मतलब है किसी भी चीज के वन मोल का मास। पर जब आप ग्राम एटॉमिक मास बोलोगे तो स्ट्रिक्टली ये सिर्फ एलिमेंट का निकल सकता है, ये ना तो कंपाउंड का निकलेगा, ना इलेक्ट्रॉन का निकलेगा और ना क्रिकेट बॉल्स का निकलेगा या किसी और चीज का। तो क्योंकि केमिस्ट्री में ज्यादातर हम दो चीजों के साथ डील करते हैं, या तो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, तो इसीलिए हम लोगों ने मोलर मास जो एलिमेंट वाले हैं उन्हें के स्पेसिफिक वर्ड दे दिया ग्राम एटॉमिक मास। और ऐसे इसके बाद पढ़ोगे जो कंपाउंड वाले आएंगे उन्हें हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास बुला देंगे, क्योंकि ज्यादातर हम लोग इन्हीं के साथ डील करेंगे। तो मोलर मास वर्ड कभी कंफ्यूजिंग हो सकता है, अगर मैं बोलूं कि यार आपको मोलर मास निकालना है तो कई बार पता नहीं चलेगा मोलर मास किसका निकालना है, एलिमेंट का या कंपाउंड का। बट अगर मैंने बोल दिया कि आपको ग्राम एटॉमिक मास निकालना है तो अब कंफर्म है कि एलिमेंट का ही निकलेगा, क्योंकि एलिमेंट एटम से मिलकर बनता है। और अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल दिया तो मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनता है, तो वो कंपाउंड का मोलर मास। तो ये कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए कि मोलर मास जेनरिक वर्ड है, ठीक है, उससे पता नहीं चलेगा हमें एलिमेंट का मोलर मास निकालना है, कंपाउंड का या किसका निकाल रहे हैं, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ये दो वर्ड बना दिए, मोल्स के लिए नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और मोल्स ऑफ एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और मोलर मास के लिए ग्राम एटॉमिक मास। तो आई गेस मेरी बात आपको समझ में आ गई है। तो फटाफट अगर मैं तुम्हें ये बोल दूं कि भैया एक काम करो जल्दी से मेरे को बता दो ग्राम एटॉमिक मास को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो बेसिकली में ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम किसके बराबर होगा, मोलर मास ऑफ सोडियम। और ये तो अपने को निकालना आता है कि सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, बट उसको ग्राम में उसका मोलर मास बुलाएंगे तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ऐसे अगर मान लो मैंने पूछ दिया कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कॉपर कितना है, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कॉपर दरअसल में कॉपर के मोलर मास के बराबर होगा। और मोलर मास ऑफ कॉपर कितना आता है, ये होता है 63.5 ग्राम। ऐसे ही मान लो आपको एक चीज बोल दी गई कि भैया हमारे पास 5 मोल सोडियम एटम्स हैं, तो बताओ कि हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम
एटम्स ऑफ सोडियम कितने होंगे? तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नोटिस करना इसमें मास वर्ड इस्तेमाल नहीं है, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स है तो ये मोल्स के ही बराबर होता है। तो मोल्स अगर हमें 5 दे रखे हैं तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम अगर निकालना है तो वो 5 ही आ जाएगा। ठीक है, 5 मोल्स ही आ जाएगा। तो ये वाली बात आप लोगों को पकड़ में आ रही होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, तो ये वाली बात देखना कि किसी भी एलिमेंट के मोल्स को ही उसके नंबर ऑफ ग्राम एटम बोलते हैं और किसी भी एलिमेंट के मोलर मास को ही उसका ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। तो आगे वाली चीज तुम्हारे लिए समझना बड़ा आसान है कि यार ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूल्स क्या होगा। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, यानी अगर आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो किसी भी सब्सटेंस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास बराबर होगा उसके मोलर मास के बराबर। पर यहां पर मोलर मास कंपाउंड का लेंगे, एलिमेंट का नहीं। जब कंपाउंड लोगे तब उसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास बुलाएंगे, और अगर एलिमेंट लोगे तो आप उसे ग्राम एटॉमिक मास बुलाओगे। यहां पर नोटिस करना एटॉमिक मास इस्तेमाल हो रहा है वर्ड, और यहां पर मॉलिक्यूलर मास हो रहा है। तो मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड के लिए निकलेगा और ग्राम एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट के लिए निकलेगा। ठीक है, आई होप। और ऐसे ही क्या नाम है, ग्राम, ये क्या लिख दिया मैंने, ग्राम मॉलिक्यूल्स लिखना था यार। एक मिनट थोड़ा सा करेक्ट कर लूं, और बल्कि मैं ना सीधे नोट्स में करेक्ट कर लेता हूं, वरना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्या हो गई है यहाँ पर ना, गलती से कॉपी पेस्टिंग में ग्राम मॉलिक्यूल्स लिख गया है। अबे चल भाई, क्या हो गया तेरे को? ग्राम मॉलिक्यूल्स लिखना अपने को, और गलती से लिख गया है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, कॉपी पेस्ट के चक्कर में लिख गया होगा। ठीक है, तो मोल्स ऑफ गिवन मास ऑफ एनी कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ये बात हमने समझ भी ली है। बस ये इसलिए इस्तेमाल करा गया ताकि कंफ्यूजन ना हो कि हम किस चीज के मोल्स निकाल रहे हैं। तो ग्राम मॉलिक्यूल्स वर्ड अगर इस्तेमाल आ रहा है या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स वर्ड अगर इस्तेमाल हो रहा है तो बेसिकली में किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड के बराबर होगा। क्या हैंडराइटिंग बन रही है यार, थोड़ी अच्छी बन जा भाई। ठीक है, आइडिया पकड़ में आ गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। चले अपनी कहानी को आगे बढ़ाएं। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट चीज है अपनी यार परसेंटेज कॉम्पोजिशन। पर यार पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ी सी लंबी क्लास हो गई है, तो क्या ऐसा करें कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन को और बाकी वाली चीज को नेक्स्ट पार्ट में रख ले, एक नेक्स्ट पार्ट रिलीज कर देंगे ताकि आपके लिए हैवी लोड ना हो जाए, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हैवी लोड ना हो जाए, तो इसलिए काम करते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन और इसके आगे वाले पार्ट को, जो कि स्टोइकियोमेट्री है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसे ना नेक्स्ट पार्ट में अपन कन्वे करते हैं, इसमें कन्वे नहीं करते, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तुम्हारे लिए थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। तो आज अपनी कहानी यहीं पे निपटा लेते हैं, हालांकि बहुत सारी चीजें आएंगी इसमें पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे ताकि इतना लोड ना रहे। ठीक है, क्योंकि इसमें भी लगभग 1 घंटा तो जाएगा ही जाएगा। तो आज इतना ही रखते हैं अपन, ताकि तुम धीरे धीरे आराम से पढ़ो, और ये वीडियो नेक्स्ट इसका जो पार्ट है जल्दी रिलीज कर देंगे ताकि लोड ना आए तुम्हारे ऊपर। आराम से इसको पढ़ना, खत्म करना। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस शीट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और बाकी इसके पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप रिसीव कर लेना। और एक इंपॉर्टेंट बात यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आ गई कि आपके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल बना दिया गया है, जहां पर इस तरह के नोट्स, इसकी पीडीएफ और साथ ही साथ और एक्स्ट्रा क्या नाम है, स्टडी मटेरियल आपके साथ शेयर होता रहता है। तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में ही सारे लिंक्स आपको अवेलेबल होंगे, ताकि तुम तक सारी बेस्ट नॉच और टॉप की चीजें पहुंचती रहे तुम्हारे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि तुम लोगों से बोर्ड एग्जाम में तहलका मचवाना है, ये हम लोगों ने ठान रखी है। सारी चीजें तुम्हें मिलती जाएंगी, तुम्हें बस अच्छे से काम करते हुए चलना है। तो आज इतनी रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जम के पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो, जो भी डाउट्स आते रहे हमारे साथ डिस्कस करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू।